हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान के कक्षा 10 का। हमने कल पढ़ लिया था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में इंट्रोडक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है। फिर हमने देखा था मैग्नीशियम एक का दहन। उसके बाद देखा रासायनिक समीकरण को लिखना प्रतीक के रूप में लिखते तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर अपन ने देखा संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लिया। उसके लिए विधि का नाम था हीट एंड ट्रायल विधि। और आज हमने देख लिया। आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखो, सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया आती है? संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले कौन सी अभिक्रिया है अपने पास? संयोजन अभिक्रिया। देखो, संयोजन का मतलब है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना। यानी कोई भी दो पदार्थ जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। अब एक चीज बताई थी मैंने कि तीर के निशान के इधर जो चीज लिखी रहती है उसे कहते हैं अभिकारक, और जो चीज बाद में बनती है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। तो परिभाषा अपन कैसे लिखेंगे कि दो, कम से कम तो दो या दो से अधिक संयोजन अभिक्रिया। तो किसी अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि एक ही उत्पाद बनाते हैं मुख्य रूप से। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे CaO प्लस H2O, इससे क्या बनेगा? Ca2 प्लस ऊष्मा। यहाँ पे देखना, यह है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ये जल, इनकी दोनों की अभिक्रिया कराई तो हमें बन गया बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। तो देखो, ये और ये तो दो या दो से अधिक अभिकारक, तो ये एक अभिकारक, ये अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। इसे तो अपन क्या कर रहे हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो ये हमारी पहली अभिक्रिया है। अब ये जो बुझा हुआ चूना है, अगर जैसे ये वही है कि अपने घरों में सफेदी करते हैं, तो सफेदी करते समय ये बुझा हुआ चूना यानी Ca2 अपने आसपास जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अभिक्रिया करता है। ये जो बुझा हुआ चूना है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, गैस के साथ अभिक्रिया करता है और किसकी परत बना लेता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसे कहते हैं संगमरमर का सूत्र। और दूसरा नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखना ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब बुझे हुए चूने की अपन ने वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करेगी तो उससे बनेगा संगमरमर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जो दीवारों पर चमक पैदा करता है। तो किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। अभी अगले चैप्टर में आएगा इसका चौक का सूत्र भी यही है। और जो अपने अंडे का कवच होता है, अंडे का कवच, वो भी किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये ध्यान रखना है ना। तो ये अपने होगी संयोजन अभिक्रिया। देखते हैं हम किताब से। देखो, संयोजन अभिक्रिया, ये चित्र दे रखा है, चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका है? जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से हुए बुझे हुए चूने का निर्माण। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये CaO, ये अपन ने देख लिया, प्लस H2O, Ca2 प्लस ऊष्मा। ये बिना बुझा हुआ चूना, देखो नाम बड़ा सूत्र छोटा, बिना बुझा हुआ चूना CaO, बुझा हुआ चूना Ca2। अब देखो इसकी परिभाषा, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये परिभाषा हो गई और ये उदाहरण हो गया। अब मैंने क्या कहा कि ये बुझा हुआ चूना है जो अपन ने यहाँ बनाया, ये इस दीवारों की सफेदी करने के लिए काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है RBSC का बोर्ड के लिए और MP बोर्ड, UP बोर्ड के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया धीमी गति से, यानी कि धीरे धीरे धीरे, पता भी नहीं चलता अपने को,
कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इससे दीवारों पर चमक आ जाती है, और यही संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी है। ये CaCO3 है, मैंने बता दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, CaCO3 बना लेगा और प्लस जल बाहर निकल जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम क्या है? संगमरमर। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने ना। इसके बाद कुछ एक उदाहरण और देखें, जैसे कोयले का दहन। अपन देखे ना यहाँ पे कोयले का दहन, बहुत बार अभिक्रिया पूछी हुई है। C+O2 CO2। इसके अगर अपन अवस्था लिखें तो ये ठोस अवस्था है, ये गैस अवस्था है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस। सबसे पहले क्या आता है? कोयले का दहन, C+O2 CO2, ऐसे याद करना है इसको। फिर देखो दूसरा उदाहरण अपने दे रखा है जल का निर्माण। दूसरा उदाहरण क्या है? H2 और O2। तो देखो जल का निर्माण, ये H2 प्लस O2 H2O, यानी कि H2O जल का सूत्र है। अब यहाँ पे देखो ये समीकरण जो है संतुलित दिख रही है क्या? नहीं। क्या मिस्टेक है? हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जो अपन ने सीखा था, ऑक्सीजन 1 है तो इसको, सॉरी इधर 2 है तो इधर इसको भी अपन 2 कर दें। ये ऑक्सीजन 2 हो गई, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? 4, तो 2 दूनी 4। तो ये संतुलित कर दी गई है। तो जल का निर्माण 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बना रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब एक चीज है, इसी को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। सबसे इंपॉर्टेंट, इसी का दूसरा नाम कह सकते हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, यानी उत्पाद तो बनता ही बनता है, उसके साथ ऊष्मा भी निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे ये मीथेन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, यानी जिसमें ऊष्मा बाहर निकले, यानी ऊर्जा बाहर निकले, उसे कहते हैं अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये अभिक्रिया अपने दे रखी है, प्राकृतिक गैस का दहन। इसमें प्राकृतिक गैस है कौन सी? मीथेन CH4। इसकी अपन ने दहन किया, दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी बताई थी मैंने? ऑक्सीजन गैस। इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा। अब इसको संतुलित करना है, तो देखो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 2 है, सॉरी 2A और एक 3। तो अपन क्या करें? यहाँ पे हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो अपन सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन है इनको 4 कर दे, तो अपन ने किससे गुणा कर दे? 2 से। यहाँ मैंने 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4। अब ऑक्सीजन 2A 4 हो गए, तो अपन इससे कहाँ से गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर दे इसको भी, तो 2 दूनी 4। तो ये अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक और उदाहरण जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो अपने को ध्यान रखना है। इसका नाम है श्वसन। क्वेश्चन आता है क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। तो देखो हम इतना सा तो हम जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। अब ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से। यानी हमें जीवित रहना है, तो जीवित रहने के लिए हमें क्या चाहिए? भोजन। और भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। तो ये ऊर्जा जो प्राप्त हो रही है, ये कोई डायरेक्ट तो भोजन से मिल नहीं रही, तो इसके लिए भी कोई ना कोई प्रक्रिया होगी। तो वो प्रक्रिया क्या है कि अपन ने पाचन, यानी कोई भी चीज़ खाई, पाचन या खाद्य पदार्थ, अपन कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। टूटने के बाद इनसे
ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज हमारे शरीर में स्थित जो ऑक्सीजन, जैसे अपना जो शरीर है इसमें सारी कोशिकाएं ही कोशिकाएं, तो हमारे शरीर में स्थित जो कोशिकाएं, इन कोशिकाओं की जो ऑक्सीजन है, इन कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। वापस शॉर्ट रूप में बताऊँ ना तो खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, इससे ग्लूकोज का निर्माण हुआ। ग्लूकोज ने कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण कर लिया और यही ऊर्जा हम काम में लेते हैं। तो श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी हाँ। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, एक ये अभिक्रिया C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा, ये अभिक्रिया भी अपन ने बहुत बार पढ़ी है। ये ग्लूकोज है, इसके पहले भी अपन ने देखा था प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, तो वो यही थी। इसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई ग्लूकोज की, तो ये CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा में टूट जाता है। यहाँ पे ऊर्जा बाहर निकल रही है, इसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। एक तीसरा लास्ट उदाहरण है साग सब्जियां विघटित होना, साग सब्जियों का विघटित होना, ये भी क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये अपने पहला जो अभिक्रिया थी संयोजन अभिक्रिया, ये खत्म होती है। देखो ये देर का उत्सर्जन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये प्राकृतिक गैस का दहन और ये साग सब्जियों का विघटित होना, यानी ये अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया कौन सी अपने? वियोजन अभिक्रिया। देखो सबसे पहले मैं परिभाषा समझा रहा हूँ। परिभाषा क्या है अपने पास? परिभाषा है दो या, सुनो, वहां पर दो या दो से अधिक अभिकारक थे, यहाँ पर एकल अभिकारक, एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक क्या बनाए? उत्पाद। दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है ये अपन देख सकते हैं, जैसे CaCO3 जो अपन ने संगमरमर बनाया था उसका देख सकते हैं, CaO प्लस CO2, ये गैस, कैल्शियम ऑक्साइड, ये ठोस, ये द्रव। तो यानी कि ये अभिक्रिया हो गई, ये एकल अभिकारक के टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बढ़ा रहा है, इसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अब इसी को अपने एक बार उदाहरण इसमें देख लेते हैं। देखो ये दे रखा है, ये क्या कर रहा है? एक शुष्क वतनली में फेरस सल्फेट लीजिए, यानी FeSO4.7H2, ये इसका सूत्र है। इसके रंग पर ध्यान दीजिए, वही बर्नर के साथ ज्वाला पर गर्म करना, जैसे चित्र दे रखा है। यहाँ पर फेरस सल्फेट लिया है, इसको परखनली में लेकर के हम गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने के बाद क्रिस्टल के रंग को देखिए, अब क्या हुआ जो अपने यहाँ पे दे रखा है, हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हो गया है। तो ये पूछ सकता है तुम्हारे से, फेरस सल्फेट क्रिस्टल किस रंग का आ जाता है? हरे रंग का। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस लाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। ये अभिक्रिया रही। देखो इसमें क्या दे रखा है? FeSO4, ये फेरस सल्फेट था, यानी एकल अभिकारक हो गया। इसको अपन ने गर्म किया तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी कि ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड और ये फेरस सल्फेट, ये ध्यान रखना ना। तो अब अपन क्या करें? ये वियोजन अभिक्रिया हो गई और ये किस रंग का हो जाता है? हरे रंग का, गर्म करने के बाद। ये ध्यान रखना विशेष रूप से। एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, इसे वियोजन अभिक्रिया करते हैं। देर का ये उदाहरण अपन ने देख ही लिया। ये ध्यान रखना, फेरस सल्फेट के सूत्र में 7 क्रिस्टल जल के अणु है, जो अपन लास्ट में देखेंगे। कितने? 7 क्रिस्टल जल के अणु देखने को मिलते हैं। ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि 2 गैसें प्राप्त होती है। तो ये भी इंपोर्टेंट हो जाती है। अब देखो ये जो वियोजन अभिक्रिया है इसके 3 पार्ट करती है। एक तो ऊष्मीय वियोजन, एक प्रकाशीय वियोजन अगर अपन देखें, और
एक होता है उसमें प्रकाशीय विद्युतीय, यानी कि उपस्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, उपस्थिति के आधार पर। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या है, वह अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में होती है, ऊष्मा की उपस्थिति में होती है, यानी जहां पर ऊष्मा दी जाती है। जैसे CaCO3, यहाँ पर अपन ने ऊष्मा दी, तो ऊष्मा देते ही किसमें टूट गया, CaO प्लस CO2, तो ये क्या हो गया, ऊष्मीय वियोजन। ये कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको अपन ने ऊष्मा दी तो CaO प्लस CO2 में टूट गया, इसे कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। इसके बाद दूसरा उदाहरण दे रखा है अपने विद्युतीय वियोजन का। जो विद्युतीय वियोजन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जल। ये जल है, पानी, पानी को अपन लेते हैं और जल की करंट यानी विद्युत, तो विद्युत की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसी विद्युतीय वियोजन कहते हैं। ये पानी, इसको अपन गर्म करेंगे तो H2 प्लस O2 में टूट जाएगा 2H2O और यहाँ पे 2H2, तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। तो ये अपन देखेंगे, तो ये जल का विद्युत अपघटन। एक होती है प्रकाशीय अभिक्रिया जो किसकी उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। अब देखना, जैसे Ag प्लस Cl, इससे बन जाए AgCl, Ag प्लस Cl2 AgCl। ये अपन ने देख लिया, ये उसमें वियोजन देख लिया। फिर देखो ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए, चिमटे से कोत नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा, कोई परिवर्तन हुआ है? तो वही बात है, जहां परिवर्तन कुछ इसका मतलब कोई ना कोई रंग चेंज हुआ है, यही चीज है। ये अपन ने इसमें लेड नाइट्रेट ले लिया, इसको अपन गर्म करें प्रकनली में लेकर के, तो एक कौन से रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, भूरे रंग का धुआं। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर किस रंग का धुआं आता है, तो भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। और एक किस गैस का धुआं है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। विशेष रूप से ध्यान रख लेना, ये लेड नाइट्रेट है, इसको अपन ने गर्म किया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रहा देती है। ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किस रंग का धुआं है, भूरे रंग का धुआं। फिर आगे विद्युतीय वियोजन जो मैंने अभी बताया, तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया यानी जो अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में होती है। जैसे देखो जल का विद्युत अपघटन बहुत बार पूछी गई है, सीधी सी बात है, अपन ने एक जगह में पानी लिया, उसको एक ग्रेफाइट रोड, ये ग्रेफाइट रोड लगा दी। फिर देखो एक मग लीजिए, तली में 2 छिद्र करके रबड़ की डाट लगा दीजिए और कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। ये अपन इलेक्ट्रोड डाल दिए, यानी कि जो सेल के अंदर जो ग्रेफाइट की होता है ब्लैक कलर का वेट, और इसके अंदर उल्टी प्रज्ञाली रख दी अपन ने, प्रज्ञाली को उल्टा रख दिया। अब इसमें अपन ने पानी ले लिया और पानी लेकर के इसको अपन ने किसे जोड़ दिया, 6 वोल्ट की बैटरी से। जैसे ही अपन इसमें करंट प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। तो यही चीज़ लिखी हुई है। जैसे अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित की तो एकत्रित गैस का आयतन समान है, एक जलती हुई मोमबत्ती दोनों प्रक्रियाओं के मुंह पर ले जाएंगे तो इन गैसों की जांच कीजिए। तो देखो ये 2H2 होती, ये H2 और प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गई। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन बनेगी, हाइड्रोजन, सबसे कम मात्रा में ऑक्सीजन। अब यहाँ पर एक चीज़ है, अगर हमें हाइड्रोजन गैस की पहचान करनी, तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, तो इसके पास जैसे हम मोमबत्ती ले जाएंगे तो यहाँ पे फट फट की ध्वनि के साथ उत्पन्न होगी, या दूसरा है पोप की ध्वनि, अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे। पोप की ध्वनि या फट फट की ध्वनि के साथ जलता है। फिर अपने आता है प्रकाशीय वियोजन, ये रहा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश दिख रहा है आपको, और ये प्लेट है, इसमें अपन चाइना डिश, इसमें सिल्वर क्लोराइड को ले लिया। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसको मिलता है, ये दूसरा रंग का हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। पूछ सकता है किस रंग का हो जाता है, दूसरा रंग का, यानी कि भानी के कलर का। जो अपने राख होती है, राख उस कलर का हो जाता है। ये देखो सिल्वर क्लोराइड लीजिए, इसका रंग क्या है, तो इसका रंग दूसरा हो गया। अब देखो यह है प्रकाशीय वियोजन, यानी प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। जैसे 2AgCl तो 2Ag प्लस Cl2, सिल्वर ब्रोमाइड 2AgBr तो 2Ag प्लस Br2।
अब देखो ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर जो दी गई अभिक्रिया इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किसमें होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। उसके बाद अपन ने देख लिया अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, उष्मीय वियोजन, प्रकाश, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत ऊर्जा, विद्युतीय वियोजन। और जिन अभिक्रियाओं में उष्मा अवशोषित होती है उन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट, उष्मा सेपी में क्या हो रहा है, उष्मा बाहर निकलती है। देखो एक तो अपन ने देखी उष्मा सेपी, जो कौन सी अभिक्रिया थी, संयोजन अभिक्रिया। और एक होती उष्मा शोषी, ये है वियोजन अभिक्रिया। अब देखो अपन देख रहे हैं तो देखो उसमें जो वियोजन होता है, उसमें वियोजन का मतलब क्या है, उष्मा बाहर, उष्मा का बाहर निकलना। और उष्मा शोषी का मतलब उष्मा अवशोषित करना, यानी कि ग्रहण करना। उष्मा को अंदर लेना तो उष्मा शोषी, उष्मा बाहर निकलती तो उष्मा सेपी। ये कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन, और ये कौन सी है, संयोजन। देखो अब अपन देख रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये तीसरे नंबर की अभिक्रिया है। देखो विस्थापन का मतलब हटाना, कोई भी चीज को हटाना, यानी विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो अपनी साइंस की भाषा में एक कमजोर व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है तो उसको शक्तिशाली व्यक्ति, यानी एक कमजोर व्यक्ति को एक शक्तिशाली व्यक्ति उसकी जगह से हटा देता है, उसकी जगह से हटा देता है, यानी उसकी जगह से विस्थापित कर देता है, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब अपनी साइंस की भाषा में क्या क्या इसकी परिभाषा होगी कि एक क्रियाशील तत्व, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अब उसकी जगह से हटा रहा है, यानी कि उसके यौगिक में से हटा देता है, उसके यौगिक में से हटा देता है। यानी एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटा देता है, उसकी जगह से हटा देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे जिंक प्लस H2SO4। अब देखो ये अधिक क्रियाशील तत्व और एक कम क्रियाशील तत्व, तो इसकी जगह में से, इसकी जगह ये, यानी उसका यौगिक है ये पूरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसकी जगह में से हटा देगा, यानी कि ZnSO4। कोई बेचारे हाइड्रोजन को अलग कर दिया, इसको पका दिया। ऐसे ही देखो Fe प्लस H2SO4, वही FeSO4 प्लस हाइड्रोजन, यानी वही FeSO4 अधिक क्रियाशील तत्व आ गया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। एक देखो Pb प्लस CuCl, ये भी 2026 बोर्ड है क्वेश्चन है, 2026 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये Pb था, अधिक क्रियाशील है, कॉपर को इसकी जगह में से, यानी इसके यौगिक में से हटा देगा, तो PbCl2 प्लस कॉपर को अलग कर दिया। तो ये अपनी थी विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो एक आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखो इसमें क्या होता है, दो जगह विस्थापन होगा। यहाँ पे एक ही जगह विस्थापन हो रहा था, अब द्विविस्थापन में दो जगह विस्थापन। भाई ऐसे समझे तो दो जगह हटना, दो जगह से चीजों को हटाएंगे। अब हटाएंगे कैसे, यानी कि अभिकारकों के बीच द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, यानी अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2, ये दोनों अभिकारक हो गए, इनके बीच आयन्स का आदान प्रदान होगा, तो उसे कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे NaCl प्लस BaSO4, ये चीज उत्पाद के रूप में बन गए। तो देखना ये Na प्लस
दो है तो प्लस, ये SO4 2 माइनस, ये अपने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, ये Ba2 प्लस और Cl2 माइनस। देखो अब अपन आइंस का आदान प्रदान कर रहे थे, Na2 प्लस है तो ये 2 माइनस को ढूंढेगा, ये रहा 2 माइनस, Cl2 है, ये 2 माइनस, तो ये इसके साथ जाकर जुड़ गया तो ये NaCl बढ़ गया। इधर Ba2 प्लस है तो ये 2 माइनस वाले को ढूंढेगा, तो ये 2 माइनस वाला, ये रहा SO4 2 माइनस यानी सल्फेट आई, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये BaSO4। ये अपन को अवसेप के रूप में प्राप्त होता है, ध्यान रखना, अवसेप। तो यहाँ से एक और अभिक्रिया आ जाती है अपने अवसेपन अभिक्रिया, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें अवसेप का निर्माण होता है, अवसेप बनता है, उसे क्या कहते हैं, अवसेपन अभिक्रिया। तो वापस समझा रहा हूँ, जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विस्थापन अभिक्रिया है, यानी ये अन्य था, इसने अपना आयन ढूंढ लिया, इसने अपना साथी ढूंढ लिया, इस Ba ने अपना साथी ढूंढ लिया, तो ये अभिक्रिया हो गई। अब लास्ट 2 अभिक्रिया और बची अपने, मतलब कि एक ही है अभिक्रिया, उसके 2 पार्ट है, जैसे उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, देखो दोनों को ऐसे ही समझा रहा हूं मैं क्लियरिटी के साथ। एक तो उपचयन अभिक्रिया, एक वही अपचयन अभिक्रिया। पहले इसकी परिभाषा समझो। उपचयन का ही दूसरा नाम वैसे होता है ऑक्सीकरण, जो अपने किताब में नहीं दे रखा है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो क्या हो वृद्धि, लेकिन हाइड्रोजन की कमी, उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। लेकिन अपचयन में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि, वो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया। जैसे Cu प्लस O2, ये बनाता है CuO, क्या बनाता है, CuO, ध्यान रखना ना। जैसे कॉपर है, इसके साथ कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन अब ऑक्सीजन आ गई, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, अब ऑक्सीजन बढ़ गई, इसका मतलब क्या हो गया, उपचयन या ऑक्सीकरण। इसको सोल्व करें, और 2 है तो यहाँ पे भी 2 कर दो, तो ऑक्सीजन 2 तो कॉपर भी 2। ऐसे अगर अपन इसको देखें तो हाइड्रोजन की वृद्धि करनी है तो H2O प्लस, एक मिनट, तो अपन देख लेते 2Cu प्लस O2 2CuO, यानी कि उपचयन, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर बढ़ गई। अब अपचयन, अपचयन में देखो उदाहरण CuO प्लस H2, इसको अपन ने गर्म किया, यानी CuO प्लस H2, अपन इसको गर्म करते हैं तो ये Cu के पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हट जाएगी, तो ये Cu रह जाएगा, और H2 के पास ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन इसके पास चली जाएगी, तो H2O बन जाएगा। तो देखो इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीजन बढ़ गई, ऑक्सीजन के बढ़ते ही अपन क्या कहते हैं, उपचयन, तो इसका तो क्या उपचयन। इस बेचारे के पास पहले से ऑक्सीजन थी, अब नहीं रही तो ऑक्सीजन की कमी, इसका मतलब अपचयन। ऐसे ही और देखो ZnO प्लस C, Zn प्लस CO, ये जिंक ऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन है, अब नहीं है, तो ऑक्सीजन थी अब नहीं है तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो बेचारे का क्या हो गया, अपचयन। ये कार्बन है, अकेला पड़ा था, ऑक्सीजन ने आकर इसके साथ शादी कर ली, तो इसका क्या होगा, उपचयन। तो ये 2 उदाहरण के द्वारा अपन उपचयन और अपचयन को समझ सकते हैं। अब कुछ ऐसी विक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, दोनों साथ साथ हो, जिन्हें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उन्हें अपन कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी विक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसी विक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे ये रहा, उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है, यहाँ पे देखो उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है, यानी दोनों की दोनों क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये पूरा अपना चैप्टर अभिक्रिया वाला हो गया। थोड़ा सा 2 चीजें और बची हुई इसमें, एक तो संकसारण
और एक बचा हुआ विकृत गंधिता। बहुत छोटे से टॉपिक है, यही समझा रहा हूँ। देखो संक्षारण का मतलब है कोई भी चीज खराब होना, जैसे लोहे पर जंग लगना। तो जब कोई धातु अम्ल या आर्द्रता, या तो अम्ल के संपर्क में आए या आर्द्रता के संपर्क में आकर के क्या हो जाती है, संक्षारित या खराब हो जाती है, इसी क्या कहते हैं, संक्षारण, है ना। जैसे उदाहरण लोहे पर जंग लगना, यानी कि भूरा रंग, ठीक। और अपन देख सकते हैं दूसरा अपन देखें चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत का चढ़ना। तो ये तांबे पर हरी परत, चांदी पर काली परत, लोहे पर जंग लगना, ये सब किसके उदाहरण, संक्षारण। इसके बाद आता है अपने विकृत गंधिता। देखो विकृत का मतलब है खराब, और खराब और गंध का मतलब गंध या स्वाद। तो अपने जितने भी वसा या तेल युक्त पदार्थ, जब अपन उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर वो क्या हो जाते हैं, खराब, यानी इनका गंध या स्वाद बदलना, यही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। यानी वसा या तेल युक्त पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में खुला छोड़ने पर खराब हो जाते हैं, इनका गंध या स्वाद बदल जाता है, इसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। अब इससे क्या बचाव किया जाए, इससे बचाव कैसे किया जाए, तो पहला इसमें अपने किताब में है प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर, जैसे अचार में तेल या नमक ज़्यादा होना, अपन ज़्यादा मिलाते हैं ताकि खराब नहीं हो। दूसरा है वायुरोधी बर्तन का उपयोग, जैसे अपने खाना होता है, अब खाना है उसको पैक करके अपन इसमें रख देते हैं कटोरदान, यानी जो अपनी चपाती जो होती है, चपाती को रखने के लिए जो अपन कटोरदान काम में लेते हैं, जैसे अपनी गाँव की भाषा में छपलियाँ कहते हैं, तो वो बचाव करने के लिए काम में ले रहे हैं, यानी खराब होने से बचाने के लिए। तीसरा होता है चिप्स की थैली, जो अपने सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑक्सीजन गैस न भर करके, यानी ऑक्सीजन गैस को नहीं भर के अपन नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस भरेंगे तो गंध या स्वाद बदल जाएगी, नहीं खराब हो जाएगी, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। अपना चिप्स की थैलियाँ खाते हैं तो अपने को इतना सा पता होना चाहिए। तो ये अपना चैप्टर फर्स्ट यही समाप्त होता है। और अगर आपको चैप्टर 2 की वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।